हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है बच्चे नया जो पार्ट है मैं यहाँ पे करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉर्सेट 8 की प्रिपरेशन। सो जो भी बच्चा इन दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा, बिकॉज ऑलरेडी 1500 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। लाइक 1500 क्वेश्चन आर मोर। सो आप प्रीवियस वीडियोज़ ज़रूर देखो, गो वॉच एंड प्रीवियस वीडियोज़, बिकॉज हर टाइप का क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने कवर नहीं किया है। एंड बच्चे अभी भी अगर किसी को बैचेस ज्वाइन करने हैं तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्सेट 8 के लिए जो बैचेस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 7 अक्टूबर से। सो आप इनकी जो डिटेल्स हैं वो कॉल करके मेरे से ले सकते हो। और आरआरबी के लिए मेरे पास दो बैचेस हैं। सो सबसे पहला जो बैच है मेरे पास दैट इज़ योर इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच। सो अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी फ़ीस है ओनली 1299। ठीक है, इसमें हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज़ रहेंगी, डाउट क्लासेस रहेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। और अगर किसी भी बच्चे को बेसिक करना है, अब स्टार्टिंग से क्विक रिवीजन करनी है फॉर आरआरबी, तो ये बैच ज्वाइन कर सकता है, जिसकी जो फीस रहने वाली है 2299 ओनली रहने वाली है, जिसमें हम फटाफट से सारा बेसिक करेंगे, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी की रिवीजन क्विकली करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, एमसीक्यू क्लासेस होंगी बच्चा, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। दोनों में ही नॉन नर्सिंग भी आप लोगों को प्रॉपरली करवाई जाएगी एंड दोनों ही लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है। तो आप कोई भी बैच जो है फटाफट से मेरे से बात करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक, अदरवाइज थ्योरी बैच। तो नंबर आपकी स्क्रीन पे है, आप मुझे कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, आपको आपकी क्वायरी के बारे में सब पता चल जाएगा। और 7 अक्टूबर से नॉर्सेट 8 के लिए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए भी जुड़ सकते हैं। चलती हूँ मैं अपने क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पहला, विच कंडीशन इज नोन एज अ ट्राइजोमी ऑफ 18th। तो 18th की ट्राइजोमी, ठीक है, 18th की ट्राइजोमी को हम क्या बोलते हैं? सो ऑप्शंस हैं आपके पास, एडवार्ड सिंड्रोम, पेटेव सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम तो आपको पता है ट्राइजोमी ऑफ 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम की होती है। ठीक है, जो टर्नर सिंड्रोम है, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छा सिंड्रोम है, इसके बारे में पूछा भी जाता है। इसमें क्या होता है, ओनली 1x क्रोमोसोम। ठीक है, इसमें क्या होता है, ओनली 1x क्रोमोसोम। ठीक है, इनकम्प्लीट सेक्स क्रोमोसोम होता है। पटाओ क्या है भाई, 13th की ट्राइजोमी। और जो एडवार्ड है दिस इज योर 18th की ट्राइजोमी। तो याद रखना 18th की ट्राइजोमी को हम एडवार्ड सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, सो ये भी याद रखना, इनकी भी 13th की भी पूछी जा सकती है आपसे, और 21 की तो मोस्टली आई थिंक सबको पता ही है। ठीक है, 21 की भी पूछी जा सकती है। क्लियर, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 20 years old female secret of elevators since birth, she prefers stairs instead of elevators, diagnosis is। तो जो 20 ईयर्स ओल्ड फीमेल है उसको एलिवेटर्स पे जाने पे डर लगता है। ठीक है, इसके एलिवेटर से जाने से अच्छा वो स्टेयर्स को प्रेफर करती है। तो अब इसका क्या डायग्नोज हो सकता है, अगोराफोबिया, स्पेसिफिक फोबिया, सोशल फोबिया, एक्रोफोबिया। सो इट्स एन अगोराफोबिया। सो फोबियाज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगोराफोबिया होता है जब पेशेंट को मतलब कि उसको एक एलिवेटर से डर लगता है, ठीक है, बट वो स्टेयर से जाना प्रेफर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन द क्लाइंट ब्रेथ हैविंग फ्रूट ऑर्डर, व्हाट वुड हेल्प यू टू सस्पेक्ट। तो जब आप फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे थे क्लाइंट का, तो उसकी ब्रेथ में से आपको फ्रूटी स्मेल आ रही थी, ऑर्डर आ रहा था। तो ये डायग्नोज आपको क्या बताएगा कि पेशेंट को एल्ब्यूमिन यूरिया है, कीटो एसिडोसिस है, एसिडिटी है, या फिर प्रोटीनो यूरिया है। सो फ्रूटी स्मेल वाला जो आपका माउथ ब्रेथ है, सॉरी, फ्रूटी स्मेल तब लगती है जब उसमें कीटोन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और मोस्टली ये हमें डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। ठीक है, जो पेशेंट है उसकी बॉडी में कीटोन्स का लेवल ज़्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ फैट ब्रेकडाउन। ठीक है, जिसकी वजह से कीटोन ज़्यादा होने की वजह से पेशेंट के यूरिन से भी कीटोन आता है, और जो उसकी स्मेल है, ऑर्डर ऑफ द माउथ है, उसमें से भी कीटोन की फ्रूटी स्मेल आती है। ठीक है, सो कीटो एसिडोसिस के बारे में आपको पेशेंट का पता चलेगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एवरेज न्यूबॉर्न हेड सर्कमफ्रांस एट बर्थ। तो बर्थ के टाइम पे हेड सर्कमफ्रांस न्यूबॉर्न का कितना होता है, 75, 35, 55, 45। सो इट्स अ
35 सेंटीमीटर, और 35 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर लेस और 2 to 3 सेंटीमीटर लेस इज योर 32 to 32 सेंटीमीटर इज न्यूबॉर्न के शोल्डर्स, ठीक है। सो ये भी याद रखना है, शोल्डर्स से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि नॉर्मल जो है कितना सर्कमफ्रांस होता है शोल्डर्स का। सो हेड के सर्कमफ्रांस से थोड़ा सा छोटा 2 to 3 सेंटीमीटर्स जो है शोल्डर सर्कमफ्रांस होता है न्यूबॉर्न का, और हेड सर्कमफ्रांस होता है 35 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स द इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इनटू द बॉडी फ्रॉम द एनिमल और अ पर्सन ऑलरेडी इम्यून टू द डिसीज। सो इनमें से कौन सा इंट्रोडक्शन होता है जिसमें आप पेशेंट की बॉडी में एंटीबॉडीज डालते हो, पर वो एंटीबॉडीज आपने कहाँ से ली है? उस एनिमल और पर्सन से ली है जो उस डिसीज कंडीशन से पहले ही इम्यून है, ठीक है। सो ऑप्शंस हैं एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, इनिएट इम्यूनिटी। सो इट्स एन आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। ऐसा क्यों? देखो, व्हाट इज पैसिव इम्यूनिटी? पैसिव इम्यूनिटी का मतलब है कि जो पेशेंट, पैसिव का हमेशा याद रखना कि जब हम एंटीबॉडीज आउट सोर्स से डालते हैं, एक्टिव में बॉडी खुद बनाती है, पैसिव में बॉडी के आउटर साइड से आप एंटीबॉडीज डालते हो। और आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम आउटर सोर्स से एंटीबॉडीज लेके आ रहे हैं, उन लोगों से एंटीबॉडीज, उन जगहों से एंटीबॉडीज लेके आ रहे हैं जो कि पहले ही उस डिसीज कंडीशन से इम्यून्ड है, ठीक है। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव एंड पैसिव का डिफरेंस समझ जाओगे तो आर्टिफिशियल एंड नेचुरल का भी आपको खुद ब खुद ही समझ आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बच्चे बैचेस का बता दूं, अदरवाइज जिसने नहीं सुनना आप स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हो। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। आरआरबी के लिए 2 बैचेस है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है, एक थ्योरी बैच है। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच की फीस है 1299, थ्योरी की है 2299। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो 1299 का, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर प्लस नॉन नर्सिंग के सारे जो है एमसीक्यूज करने वाले हैं। अगर आपको फटाफट से अभी बेसिक रिविजन्स करनी है, प्रॉपरली अभी बेसिक से स्टार्ट करना है, देन ये बैच है जिसमें आप बेसिक से एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर जुड़ सकते हैं, कर सकते हैं मेरे साथ। दोनों ही बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। अगर आप जॉब भी करते हैं तो रिकॉर्डिंग सेक्शंस भी आपको मिलेंगे अगर आप लाइव नहीं लगा पाते। सो नॉन नर्सिंग भी इसमें भी करवाई जाएगी। नॉर्सेट 8 के लिए 7 अक्टूबर से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। सो अभी आप डीले मत करो, इन बैचेस की भी इन्फॉर्मेशन आप मेरे से बात करके आज से ही ज्वाइन करके प्री इनरोलमेंट्स करा सकते हो ऑफर्स पे। सो चलती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So 1506 क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री एक्लेम्शिया एक्सेप्ट। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है प्री एक्लेम्शिया के एक्सेप्ट 1 से। तो व्हाट इज प्री एक्लेम्शिया? जिसमें पेशेंट के बहुत ज़्यादा बीपी हाई होता है। गेस्टेशनल हाइपरटेंशन की नेक्स्ट स्टेज है प्री एक्लेम्शिया, और प्री एक्लेम्शिया की नेक्स्ट स्टेज है एक्लेम्शिया। इसमें सीजर्स नहीं आते, प्रोटीनोयूरिया होता है, बीपी बहुत ज़्यादा एलिवेटेड होता है। तो वॉमिटिंग, हाइपरटेंशन, एडीमा या फिर प्रोटीनोयूरिया। सो वॉमिटिंग जो है वो इसका नहीं है कैरेक्टरिस्टिक्स, पर ये जो तीनों चीजें हैं ये इसका ट्राइएड सिम्टम है प्री एक्लेम्शिया। बीपी हाई, पेशेंट की बॉडी में एडीमा एंड प्रोटीनोयूरिया, यूरिन से प्रोटीन निकलता है। सो दिस इज द triad symptoms of preeclampsia, and vomiting is not a clinical manifestation of the preeclampsia. नेक्स्ट है व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू चेक द फ्लूइड रिप्लेसमेंट इन एडल्ट्स। तो एडल्ट्स में फ्लूइड रिप्लेसमेंट चेक करने का बेस्ट मेथड कौन सा है? तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट आप जब भी पेशेंट को देते हो तो आप उसका यूरिन आउटपुट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, पल्स प्रेशर। सो ऑब्वियसली फ्लूइड रिप्लेसमेंट का तभी पता चलेगा कि जितना पेशेंट जो है इनटेक कर रहा है, ठीक है, जितना भी आप पेशेंट को आईवी दे रहे हो वो उतना आउट भी निकाल रहा है, उसकी आउटपुट भी उतनी है। तो यूरिन आउटपुट से देखो, अगर आप पेशेंट को फ्लूइड दे रहे हो और वो यूरिन उतना नहीं पास कर रहा है, इट मींस फ्लूइड की रिटेंशन हो रही है, रिप्लेसमेंट नहीं हो रही है। बट यूरिन अगर पास हो रहा है तो इट मींस अंदर फिल्टरेशन हो रही है, किडनीज वर्क कर रही हैं, और जो यूरिन है वो क्या हो रहा है, फ्लूइड जो है वो रिप्लेस हो रहा है। तो बेस्ट मेथड, मोस्टली ये क्वेश्चन आपका बर्न से, अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हो, तो जो बेस्ट मेथड रहता है फ्लूइड रिप्लेसमेंट इन अडल्ट्स इज यूरिन आउटपुट। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ
प्रेवलेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिसेस इन द कम्युनिटी। तो इनमें से क्या इंडिकेटर है कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिसेस जो कम्युनिटी में हो रही हैं उसके लिए? कपल प्रोटेक्शन रेट, जर्नल फर्टिलिटी रेट, स्मॉल फैमिली नॉर्म, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। सो इट्स अ कपल प्रोटेक्शन रेट। सो अकॉर्डिंग टू द कपल प्रोटेक्शन रेट आपको कम्युनिटी में कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसीज को आप रोक पाओ और एसटीडीज को भी रोक पाओ। नेक्स्ट, इन विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन द लाइफ मॉडिफिकेशंस कम अंडर। तो देखो किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन में लाइफ मॉडिफिकेशन आती है? टर्शरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी, प्राइमरी, प्रीमोडियल। सो लाइफ मॉडिफिकेशन की आप रिस्क फैक्टर को पैदा ही नहीं होने दे रहे, सो इट्स अ प्रीमोडियल। बच्चा जब हम रिस्क फैक्टर होने ही नहीं देते देन इट्स अ प्रीमोडियल, और जब रिस्क फैक्टर को आपको खत्म करना होता है देन इट्स अ प्राइमरी। ठीक है, मतलब ऑलरेडी पेशेंट ओबीस है और आपको उसको डिसीज नहीं होने देनी तो आप उसे एक्सरसाइजेस करवा रहे हो, बट ऑलरेडी पेशेंट हेल्दी है और उसे रिस्क फैक्टर ना हो तो वो हेल्दी रहे, लाइफ मॉडिफाई करे, दैट इज योर प्रीमोडियल प्रिवेंशन। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो रहेगा इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है द नर्स विल असेस द एट्रियो वीनस फिस्चुला फॉर। तो नर्स जो है एट्रियो वीनस फिस्चुला जो है किस चीज़ के लिए असेस करेगी? गिव आईवी मेडिकेशन, ब्लड सैम्पलिंग, आर्टीरियल ब्लड या फिर पेटेंसी। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि जो एवी फिस्चुला आप बनाते हो उसको आप किस चीज़ के लिए असेस करते हो। ठीक है, सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर ले। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग आप किस में देखने को मिलती है? पाइलोरिक स्टेनोसिस में। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वहां पे नैरोइंग हो जाती है क्योंकि जो पाइलोरिस मसल है वो क्या हो जाती है? लार्ज और इन्फ्लेम्ड हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट का जो खाना है स्टमक से आगे जा ही नहीं पाता ड्यूडेनम में, और पेशेंट को रीगर्जिटेशन होके एक प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग आती है। ठीक है, सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर 1। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। एंड अगर किसी को भी बच्चे बैच ज्वाइन करने हैं तो डीले मत करो, अब टाइम बहुत लिमिटेड है आप लोगों के पास। नॉर्सेट 8 के लिए भी 6 मंथ्स एंड 4 मंथ्स का बैच जो है 7 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहा है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है, एक थ्योरी बैच है। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच की फीस है 1299 और थ्योरी बैच की फीस है 2299। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आपको बेसिक क्लियर करना है, क्विक रिवीजन करनी है तो ये ज्वाइन कर सकते हो मेरे से बात करके, नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। सो मिलती हूँ आपको कल एक नई वीडियो के साथ। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।